नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें गर्भगृह में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। साथ ही जल्द गर्भगृह प्रवेश खोलने और उज्जैन वालों के लिए सप्ताह में एक दिन मंगलवार को भस्म आरती निःशुल्क करना शुरू की जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक गुरुवार शाम श्री महाकाल लोक के कंट्रोल रूम में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गर्भगृह खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय और उज्जैन वासियों के लिए एक सप्ताह में एक दिन भस्म आरती में निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, मंदिर प्रशासक संदीप सोनी, एसपी सचिन शर्मा, महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी महाराज, महापौर मुकेश टटवाल मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली बैठक में 2.5 महीने से बंद गर्भगृह खोलने को लेकर तो कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन 2 बड़े निर्णय हुए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि गर्भगृह खोलने का निर्णय 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। हालांकि जिस तरह अभी 2 से 2.5 लाख लोग रोज मंदिर आ रहे हैं, सभी को गर्भगृह में प्रवेश देना संभव नहीं है। 2 बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसमें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अब पुरुषों के लिए धोती शोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उज्जैन शहर के लोगों के लिए भस्म आरती में मंगलवार को 300 से 400 भक्तों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। ड्रेस कोड को लेकर देखिए, आमतौर पे हमारे यहाँ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए कोई भी ड्रेस कोड प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि लेकिन गर्भगृह में जो लोग जाते हैं उनके लिए, इवन जो अति विशिष्ट व्यक्ति भी जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, राज्यपाल महोदय आते हैं और भी कोई, तो वो एक जो ड्रेस है 16 पहन के जाते हैं। जब गर्भगृह आम लोगों के लिए खुलता है तो ये पाया गया कि आम लोग, हमने व्यवस्था वीआईपी के लिए तो कही कि ड्रेस कोड में जाए, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं था। गर्भगृह की एक अपनी गरिमा होती है, उसकी एक अपनी पवित्रता है, इसलिए निर्णय लिया गया गर्भगृह में प्रवेश जब भी खुलेगा हाल फिलहाल के दिनों में, तो उसके लिए एक ड्रेस कोड होगा। वो ड्रेस कोड बाकी मंदिर के लिए नहीं होगा, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के लिए होगा। और वो धोती कुर्ता जो भारतीय परिधान है, और साड़ी महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए छूट रहेगी। 10 साल से अगर छोटी बालिका है तो उसके लिए तो छूट रहेगी, सलवार सूट में जा सकती है, लेकिन वो उसके लिए जाना। क्या ड्रेस निर्धारित किया है? देखिए, महिलाओं के लिए साड़ी है और जो पुरुष हैं गर्भगृह में वो धोती कुर्ता पहन के जाएंगे। कब से ये जब भी अभी शुरू होगी व्यवस्था। अभी हम क्या ये मान के चलें कि अभी 1 हफ्ता और डिले रहेगा, मतलब ये गर्भगृह? देखिए, 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। गर्भगृह में प्रवेश के समय एक दिक्कत ये आती है कि आम श्रद्धालु को ये पूरे 2.5 महीने किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई आम श्रद्धालु को, और सबको लगा कि व्यवस्था सबके लिए बराबर है। ये तथ्य एकदम सही है कि हम 2 लाख लोगों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिला सकते, ये संभव ही नहीं है। दूसरा, जब हम फ्री व्यवस्था करते हैं 1 से 4 तक करते थे, तो लोगों को आम तौर पे गर्भगृह में प्रवेश में 3 से 4 घंटे लगते थे, और उसमें जो श्रद्धालु बाहर नंदी हॉल के पीछे से उसको दर्शन करने में दिक्कत आती थी। ये इशू सब लोगों ने उठाया। तो हमारी कोशिश है कि व्यवस्था ऐसी बनाए कि गर्भगृह में प्रवेश जो है जिस संख्या में हो, तो समिति निर्णय करेगी, वो भी हो जाए, और जो श्रद्धालु लाइन में लग के दर्शन करते हैं नंदी हॉल से या गणेश मंडपम से, उनको दिक्कत ना हो। देखिए, आज मुद्दा ये था कि चूँकि 2.5 महीने से गर्भगृह में प्रवेश बंद था, तो ये विचार किया गया। सिद्धांत प्रबंध समिति सहमत है कि गर्भगृह में प्रवेश जो पुरानी व्यवस्था है उसके बारे में विचार किया जाए, लेकिन चूंकि अब भीड़ बहुत बढ़ गई है तो आम श्रद्धालु को असुविधा ना हो और गर्भगृह में प्रवेश भी जो होता है हो, उसके लिए प्रक्रिया तैयार करने में भी 1 आध सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद एक दीर्घ तिथि तय करके ये अनुमति दी जाएगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय आज है, मेयर साहब का और बाकी हमारे जहाँ सारे जनप्रतिनिधि थे उनका ये विषय था कि जिस तरीके से उज्जैन में अवंतिका गेट से उज्जैन के लोगों को फ्री में शीघ्र दर्शन किया गया, दर्शन तो सबके लिए फ्री है, लेकिन शीघ्र दर्शन निःशुल्क किया गया, उसी तरीके से सप्ताह में एक दिन भस्म आरती भी उज्जैन के लोगों के लिए निःशुल्क किया गया, और ये निर्णय लिया गया। कौन सा दिन रहेगा सर? वो मंगलवार का रहेगा, क्योंकि उस दिन लोगों को निःशुल्क दर्शन भस्म आरती उज्जैन के लोगों को आधार कार्ड दिखा के नियत संख्या भी रहेगी या फिर? देखिए, भस्म आरती की चूँकि संख्या फिक्स है, तो वो तो संख्या तो नियत रहेगी, लेकिन 300 से 400 की संख्या रहेगी, जो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा टोटल ही हमारी 1500-1600 है, तो लेकिन ये निःशुल्क रहेगी, बाकी तो टिकट से है। सर, 20 तारीख को अमित शाह जी का आने का है। नहीं, अभी सेवाधाम पहुंचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सेवाधाम के कार्य देख कहा कि मैंने आज मानव मंदिर की तीर्थ यात्रा की है।
मानवत्व की सेवा में अद्वितीय बेजोड़ और मानव सेवा का अद्भुत और प्रशंसनीय कार्य कर रहा है अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में। यहाँ दिव्यांगों और बुजुर्गों को शोषित पीड़ित माताओं और बच्चों की मानव सेवा का जो कार्य किया जा रहा है उससे मैं अभिभूत हूँ। ईश्वरीय कार्य जो सेवाधाम में हो रहे हैं वह अकल्पनीय है। पहले भी कई बार यहाँ आया और मानव सेवा के जो कार्य सुधीर भाई और उनका परिवार कर रहा है देखा है। सेवाधाम और सुधीर भाई का परिवार मानवता की सेवा में समर्पण के साथ समर्पित है। उक्त विचार कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में नागदा के वरिष्ठ समाज सेवी रवि काठेड़ द्वारा प्रदत्त 75 इंच टीवी के साथ ही दानदाताओं के सहयोग से आश्रम को प्रदत्त 5 लाख से अधिक के फिजियोथेरेपी उपकरणों के लोकार्पण के अवसर पर व्यक्त करते हुए कहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत भी मौजूद थे। महर्षि दयानंद द्वारा पर सुधीर भाई, कांता भाभी, मोनिका गौरी, सरपंच पूजा महेंद्र छाड़िया, इंजीनियर देवेल पटेल, विश्व गुरु फाउंडेशन भारत भोपाल, आश्रम के दिव्यांग बच्चे, मनोविकार से पीड़ित युवान, बुजुर्गों द्वारा गायत्री मंत्र, नमोकार मंत्र के साथ तिलक माला से राज्यपाल का स्वागत किया गया। गहलोत ने गौ सेवा स्वार्थ सिद्धि त्रिवेणी में जलाचरण के बाद आश्रम के परम आराध्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप ज्योति प्रज्वलित की। गहलोत जी ने आश्रम में चल रहे विभिन्न प्रकल्पों डिडवाइनियों, रत्नलाल अवेदना केंद्र, महावीर भोजनशाला, मां शारदा बालिका सत्यवती महिला प्रकल्प, आनंद करुणालय एवं उनके द्वारा 2015 में केंद्रीय मंत्री रहते उद्घाटित सदगुरु प्रेमाश्रय प्रकल्पों का अवलोकन किया गया। उन्होंने विभिन्न प्रकल्पों को देखकर कहा कि मैंने आज मानव मंदिर की तीर्थ यात्रा की है। मैं आज मेरे सहयोगी साथियों सहित सेवाधाम आश्रम अम्बोदिया में आया। इसके पूर्व भी 2 बार इस आश्रम में आया था। आश्रम में जो ईश्वरीय कार्य हो रहा है उसको देख करके मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत प्रभावित हूँ, भाव विभोर भी हूँ। पहले जब आया था तो मैंने राज्यसभा का सदस्य होते हुए यहाँ निर्माण कार्य करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। और दूसरे बार जब मैं आया था तो सुब्बा राव जी का एक कार्यक्रम था यहाँ, उसमें सम्मिलित हुआ था। दोनों बार मैंने इस आश्रम की गतिविधियों को देखा और यहाँ सैकड़ों लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों के कारण परिवार से दूर है, यहीं रहते हैं और उनकी सेवा करने का काम सुधीर भाई गोयल और उनके परिवार के लोग तन मन धन से करते हैं। उनके इस सेवा भाव को देख करके मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ। वो जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं मैं उनको उसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, दीर्घायु हो और इसी प्रकार की सेवाएं करते रहे ताकि उनको पुण्य प्राप्त होता रहे और लोगों के मन मस्तिष्क में उनके प्रति सम्मान भाव बने रहे। इस आश्रम को व्यवस्थित चलाने की दृष्टि से बहुत सारी आवश्यकता और भी है। जितने लोग यहाँ हैं उतने रहने की व्यवस्था में कमी महसूस की जा रही है, वो कमी भी दूर करना चाहिए। मैं इन सब बातों के लिए मेरे से जो भी योगदान बनेगा मैं करने का प्रयास करूँगा। मैं फिर से सेवाधाम के मुखिया के रूप में सुधीर भाई गोयल को, उनकी पत्नी और उनके परिवार और उनकी बेटियों को और यहाँ जो टीम काम कर रही है उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इसी प्रकार के अच्छे कार्य करने का, पुण्य कार्य करने का साहस और प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। श्रावण माह, श्रावण अधिक माह व भाद्रपद माह में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन का भक्तों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार कर गया है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह के प्रारंभ यानी कि 4 जुलाई से 11 सितंबर तक 2,39,58,740 से अधिक भक्तों ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। बाबा श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण माह में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड आगमन हो रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि श्रावण भाद्रपद माह में श्रद्धालुओं की गणना करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा लगाई गई हेड काउंट डिवाइस के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि विगत 1 माह में ही उज्जैन शहर में श्री महाकालेश्वर महालोक बनने के बाद श्रावण माह में 1 जुलाई से लेकर अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ कई विशेष हस्तियां भी भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सामान्य दर्शनार्थियों के लिए सुगम, सुलभ व शीघ्र दर्शन की व्यवस्था की गई है। लगभग 30 से 35 मिनट के बीच दर्शन हो रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सरल, सुगम, सुलभ दर्शन हेतु प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था से भी श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर रखे हैं। उज्जैन निवासियों हेतु द्वारा क्रमांक 1 अवंतिका द्वार पर आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे कम समय में श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हो सके। 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकाल मंदिर में आए। किसको किस व्यवस्था को किस प्रकार से देखने के क्या देखिए, ये तो पूरे भारतवर्ष में इतने श्रद्धालु कहीं नहीं आ रहे हैं। ये उज्जैन के लोगों के लिए गौरव का विषय है और मैं सबसे बड़ी क्रेडिट मानता हूँ कि इन 2.5 महीनों में करोड़ों की भीड़ के बाद भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आमतौर पर इन 2.5 महीनों में दर्शन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। कई बार होता क्या था, कोई FIR करानी पड़ती थी और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। छोटी मोटी असुविधा को लेकर और भीड़ के कारण होती है और आम श्रद्धालु बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर पाया। ये हम सबकी उपलब्धि है, उज्जैन वासियों की, प्रशासन की, पुलिस की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी सामूहिक उपलब्धि है। व्यवस्था की थी जो 2 करोड़ लोगों ने दर्शन किए और निर्बाध दर्शन किए। उज्जैन ज़िले में अधिक मास जो कि लगभग 2.5 माह चला था सावन का, इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। तो इनकी जो मंदिर की आंतरिक दर्शन व्यवस्था थी, बाहरी जो खासकर महाकाल लोग घूमने आते थे, रामघाट वगैरह, सभी महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हांकित किया गया था और विस्तृत इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था थी लगाई गई थी और हमारा यही प्रयास था सभी का सहजता, सुगमता, सरलता से दर्शन कराया जा सके। नकली उप निरीक्षक बनकर अपने साथी के साथ मिलकर तत्कालीन CSP पल्लवी शुक्ला के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। इस मामले में झूठा नाम आने के चक्कर में CSP पल्लवी शुक्ला का ट्रांसफर भी उज्जैन शहर से भोपाल PHQ किया गया था। दरअसल वर्ष 2022 में थाना कोतवाली में थाना प्रभारी अमित सोलंकी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें राहुल नामक फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने सुनील बैरागी और उसके मित्र अरुण ने स्वयं को थाना कोतवाली में उप निरीक्षक बताते हुए तत्कालीन CSP पल्लवी शुक्ला के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की गई थी तथा रुपए न देने की राशि स्थिति में फरियादी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिस पर थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच अधिकारी महेंद्र मेकाश्रे उप निरीक्षक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों की ओर से प्रकरण में उनके अभिभाषक चंदन गेरा ने उसका पक्ष समर्थन करते हुए उन्हें न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी उज्जैन श्री अर्पित जैन साहब के न्यायालय से दोष मुक्त कराया। इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन गेरा ने बताया कि इस मामले में उनके क्लाइंट सुनील को न्यायालय में बरी किया गया है। पुलिस ने आपसी मतमुटाव के तहत मात्र एक कागज के टुकड़े को जब्त कर केस बनाया था, जो कि न्यायालय में साबित नहीं किया जा सका। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए सुनील बैरागी ने बताया कि पुलिस ने झूठा केस बनाया और हमको फंसा दिया था। इसके चलते मेरे साथ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मारपीट भी की और करीब 1 माह जेल भी रहना पड़ा। अब केस में बरी होकर इन अधिकारियों पर मानहानि का केस करूंगा। में आप बरी हुए हैं, क्या पूरा मामला था और किस प्रकार से बरी हुए आप? हमारे चंदन गेरा हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने मुझे बरी कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पूरे झूठा कार्रवाई करी थी मेरे ऊपर। अमित सोलंकी जी मुझे गए बोले कि तुम्हारे खिलाफ के मुकदमा दर्ज हो गया। महेंद्र मका से अमित सोलंकी मेरे को घर पे लेने आए, मेरे को ले जाकर फिर बंद कर दिया, फिर मुझे जेल भेज दिया। उसके बाद मेरा परिवार बहुत परेशान हुआ, बेल्ट से भी मुझे बहुत मारा। पूरा मेरा परिवार आए दिन परेशान होता रहा, यहाँ चक्कर काटते रहे थाने। 3-4 दिन मेरे को थाने पे भी रखा, उसके बाद मुझे केस करा कोर्ट में। कितने दिन आप जेल रहे थे इसमें? 1 महीना करीब जेल रहा। कितना परेशान होना पड़ा झूठे केस के लिए आपको? बहुत परेशान होना पड़ा। किसको दोषी मानते हैं इस पूरे केस के लिए? कोई पुलिस वालों को ही मानता हूँ सर, अमित सोलंकी, महेंद्र मका से, और जो भी यहाँ मेरे को साइबर सेल वालों में वहाँ भी ले गए, वो 2 लोग वहाँ भी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत मारा। वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ आप? सर मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है।
धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था, पुलिस वाला बन के अपने आप को, क्या इशू था और क्या मामले में निर्णय आया है? जी, ये मामला कोतवाली थाने में रजिस्टर्ड हुआ था पिछली मार्च महीने में। इसमें मेरे क्लाइंट पर एलिगेशन लगाया गया था कि उसके द्वारा फरियादी को यह बताया गया कि वह थाना कोतवाली में 2 स्टार के पद पे पदस्थ है और पदस्थ होकर वो सीएसपी के नाम से कुछ उसने पैसों की डिमांड की। इस तरह का एलिगेशन लगाते हुए फरियादी ने कंप्लेंट की थी, जिसपे से 2 लोगों के अगेंस्ट अरुण और सुनील बैरागी के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था और उन पर यह एलिगेशन लगाया गया था कि उनके द्वारा सीएसपी से साठगांठ करके फरियादी से पैसा मांगा गया और फरियादी को डराया धमकाया गया। इसमें सीएसपी पर भी एलिगेशन लगे थे। उस समय पदस्थ थी पल्लवी शुक्ला मैडम पदस्थ थी, उन पर भी एलिगेशन लगे थे। जब ये न्यायालय में मामला आया और हमने न्यायालय में इस मामले को फेस किया, तब ये पाया गया कि ये पूरा मामला असत्य बनाया गया था, क्योंकि जो कंप्लेनेंट था उस कंप्लेनेंट ने एक और अन्य मामला माधोनगर में रजिस्टर कराया था और उस मामले से कहीं बचने के लिए मामला रजिस्टर्ड हुआ था। इस तरह का बाद में सब बातें सामने आई और हमने डिफेंस रखा, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया और कल हमारे जो क्लाइंट हैं उनको न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। इसमें क्या सबूत पाया गया? तो क्या फेक सबूत थे पूरे? इसमें ये एलिगेशन लगाया गया था कि जो फरियादी है उससे एक आवेदन मेरे क्लाइंट सुनील बैरागी ने बनवाया था और उस आवेदन को लेकर थाना कोतवाली में गया वो और वहाँ जाके सीएसपी से मिला और सीएसपी से मिलने के बाद बाहर आकर उसने फरियादी से कहा कि सीएसपी मैडम जो है इसमें 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है, अगर आप तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट मामला बनाएगा कर तुम्हें जेल पहुँचा दिया जाएगा। इस तरह का एक असत्य मामला मेरे क्लाइंट पर बनाया गया था। जब ये मामला विचारण में आया तब हमने जब उससे डिफेंस में सब बातें पूछी तब बड़ा क्लियर हुआ मामला और उसमें साबित हुआ कि ये पूरा असत्य मामला बनाया गया था। सुनील बैरागी से ना कोई आवेदन जब्त हुआ और ना ही सुनील बैरागी ने इस तरह का कोई उसे क्षतिकारित करके भयकारित करके उससे पैसों की डिमांड की थी और ना ही सीएसपी मैडम से कोई उनका इन्वॉल्वेशन था। ओके जी। 25 सितंबर को डोल 11 के अवसर पर किशनपुरा बालाजी मंदिर से बेरवा समाज के डोल निकाले जाएंगे। इसी के तहत महापौर ने आज बेरवा समाज जनों के प्रतिनिधियों, पूर्व महापौर, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण एवं नगर अधिकारियों के साथ संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण किया। 25 सितंबर को डोल 11 पर शहर में निकलने वाले चल समारोह के मार्ग का महापौर अधिकारियों द्वारा किशनपुरा बालाजी मंदिर से निकलकर डोल 11 चल समारोह मार्ग का दौरा किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चल समारोह मार्ग पर गड्ढों को भरा जाए और नालियों की सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व महापौर, एमआईसी सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में जीएसटी माल एवं सेवा कर बकाया होने पर गुरुवार को सीजीएसटी अधिकारियों की टीम ने एक होटल संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम शाम करीब 4 बजे सीजीएसटी के सहायक आयुक्त एवी मुंगरा के नेतृत्व स्थल पर पहुंची थी, जहां इन्होंने नोटिस चस्पा कर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 142(2)(8) के तहत कुर्क की कार्रवाई की। बताया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2018 के बकायेदार करदाता के कर जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे। बावजूद करदाता ने ना तो कर जमा किया, ना ही पत्रों के नोटिसों का कोई संतोषप्रद जवाब दिया। लिहाजा विभाग को संपत्ति कुर्क की कार्रवाई करना पड़ी। टीम ने मौके पर होटल के
डायरेक्टर सुदामा नगर घर पर नोटिस चस्पा किया। इसके हिसाब से इन पर जीएसटी का 2,71,85,875 रुपए बकाया है। बताया जाता है कि कुर्क की उक्त कार्रवाई के साथ ही अधिकारियों द्वारा मामले में राजस्व विभाग को एक पत्र भी लिखा जा रहा है, जिसमें कुर्क के दायरे में ली गई जमीन के खसरा पत्रों में कार्रवाई का इंदराज करने को कहा जा रहा है, ताकि संबंधित जमीन की खरोत फरोख्त नहीं हो सके। सर, आज बताएं किस तरह की कार्रवाई? यहाँ पर ये शांति पैलेस रिसोर्ट और होटल जो हैं उसके 2018 से हमारे कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे और फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उन पे रिकवरी बनती थी। 2018 से लेकर 19 में भी एक ऑर्डर निकला था जिसके अंदर उनको ये रिकवरी बनाना था और उसके बाद काफ़ी परसुएशन, काफ़ी लेटर लिखे गए, काफ़ी नोटिसेस दी गई हैं, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो पुराने एक्ट का बकाया राशि रहता है हमारे पास, उसको वसूल करने का जीएसटी में प्रावधान है। उसके तहत हम लोगों ने सेक्शन 142(8) ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017, उसके तहत हम आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर इनको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर वो अगर अपना बकाया राशि भर देते हैं तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ इसकी ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। किस डिपार्टमेंट का बकाया है सर? ये तकरीबन ये समझ लीजिए 2.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ तक का बनता है और इंटरेस्ट अगर उस पर भी लगता है तो बकाया जब तक पे नहीं करते हैं तब तक का वो रहेगा। कौन है ऑनर जिन पर ये कार्रवाई की गई है? ये शांति पैलेस होटल और रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस पर ये कार्यवाही की जा रही है और ये सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट का मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ उज्जैन विभाग का। तो हम लोगों ने यहाँ पर इनकी नोटिस सर्व कर दिया अटैचमेंट का और ये कार्यवाही सरकारी राह पर की जा रही है। सर, आपका नाम? मेरा नाम MV मुंगरा है, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी उज्जैन। लेकोड़ा सहकारी संस्था में 550 से अधिक किसान के साथ धोखाधड़ी होने पर सहकारी बैंक के कार्यालय पर किसानों ने हंगामा कर लेकोड़ा के प्रबंधक की संपत्ति जब्त करने की मांग की है। सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में 550 से अधिक किसानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में किसानों ने गुरुवार को भरतपुर स्थित सेवा सहकारी संस्था के कार्यालय पर हंगामा कर दिया। किसानों ने सहकारी संस्था के MD से मांग की कि लेकोड़ा के प्रबंधक की संपत्ति कुर्क कर किसानों की राशि वापस दिलवाई जाए। करीब 1 घंटे तक किसानों ने विरोध जताया। गुरुवार को सैकड़ों किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले भरतपुर स्थित सेवा सहकारी संस्था के कार्यालय पर जमा हुए और लेकोड़ा के प्रबंधक निशिकांत चौहान पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की गई। MD द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर काफी देर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस अफसर भी पहुंचे और सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। भारतीय किसान संघ ने आज जो आंदोलन करा है ये क्या विषय था और इसमें क्या निकल के आया बाहर? हमारा भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में सभी तहसील स्तरों पे वार्षिक ज्ञापन रहता है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से आना था तो हमको जानकारी कल लगी कि लेकोड़ा जो सोसाइटी है वहाँ का ऋषिकांत चौहान करके सेक्रेटरी है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए का घपला किया गया और जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है 2 साल 4 साल पहले, उनके खाते जमा होने के बाद भी उन खातों में से राशि निकाली गई और ऐसे 2 बीघे 4 बीघे या 5 बीघे का किसान है, 47,000 रुपये पर हेक्टर देने की पात्रता बैंक को है और उसके बाद भी 2-2 लाख रुपए राशि निकली तो कैसे निकली? इसमें कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इसमें MD साहब को मैंने अवगत कराया गया कि साहब इतना बड़ा घपला हुआ था, इसका कहीं ना कहीं आप लोग भी यहाँ से वहाँ से लिप्त हैं। तो भारतीय किसान संघ को आश्वासन दिया गया कि बुधवार तक हम इसकी पूरी तरह जांच बिठाएंगे और ये FIR दर्ज भी करवाएंगे और इसकी चल अचल संपत्ति को सील कर दी जाएगी और इसको चल अचल संपत्ति से वसूली जो भी शासन के निर्देशन उस अनुसार इसको वसूली कर किसानों को राशि वापस करें। पंडिया जी, ये जो निशिकांत था यहाँ पर जो सचिव था, ये काफ़ी समय से यहाँ पदस्थ था, काफ़ी समय से ये जो भी कुछ चल रहा था ये काफ़ी समय से चल रहा होगा, तो किसानों को ये चीज़ मालूम नहीं थी कि ये इस तरह से इनके साथ धोखा कर रहा है? जिला सहकारी बैंक का ऐसा मामला रहता है कि जैसे खाद आप सब लोग साइन कर दो, आपको खाद है तो 2 दिन बाद आ रहा है मिल जाएगा, तो इनको वैसे
इसमें आधे से ऊपर से ये डायरियाँ भी मिलती है जिसमें खाद की एंट्री होती है। पर यहाँ से आज तक जिला सहकारी बैंक के द्वारा किसी भी किसान को अभी तक ना किसी प्रकार की पासबुक या कोई डायरी ऐसी दी गई कि जिसमें खाद की एंट्री हो या राशि की एंट्री हो, और मनमाने ढंग से जो भी कुछ इनके एंट्री कर देते हैं। अब इसमें जो जागरूक किसान है वो तो अपनी एंट्री रखता है पूरी जो भी है जानकारी, पर ऐसे कई जगह सेक्रेटरी जैसे घटिया तहसील में भी 2-3 जगह घपले हुए, उसकी भी जांच बिठाई पर अभी तक कोई निराकरण पे नहीं पहुंच पाया। ऐसे अंबोदिया सोसाइटी का भी हुआ, हमने उसकी भी जांच बिठाई और ये अभी भी आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने बुधवार तक का इन्होंने टाइम दिया है। एसपी मैडम भी थे, एसडीएम मैडम, पाटीदार मैडम भी थी। पंडे जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि निशिकांत जो है ये एक छोटा मोहरा है, इसके अलावा भी और लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें पूरी टीम कहीं ना कहीं लिप्त तो लग रहा है कि और भी कोई अधिकारी हैं, और इसने 97 के आसपास ये नरवर के सोसाइटी में भी रहा था, वहाँ पे भी इसने 5-10 लाख का घपला किया था। और एक सहायक सेक्रेटरी हरिनारायण जी पंड्या थे, उनको जबरन डरा धमका के उनकी 2 बीघे जमीन इसने नाम से करवा ली थी कि आपने करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वो भी हमने फिर दबाव बनाया, परिवार के ही लोग थे तो इसमें दबाव बनाया, जब जाके उसने वापस वो रजिस्ट्री कैंसिल करवाई और वो पैसा उसने सेक्रेटरी नहीं भरा। ये पुराना मामला भी सामने पहले भी अवगत आ चुका था, और अभी भी काफ़ी टाइम से किसान बार बार आ रहे थे, एमडी साहब को अवगत करा रहे थे, पर इसका एमडी साहब ने ध्यान नहीं दिया और आज इतना बड़ा मामला उठा है। और इसका भारतीय किसान संघ जिले की ओर से जो भी समस्या किसानों की आई है उसमें जहाँ भी होगा हम सहयोग के लिए खड़े हैं। पहले नाम बताओ। नाम बताओ। संतोष पटेल। कहाँ, कौन सा लेकोड़ा। क्या मामला? मामला 30,000 निकाला था, तब 2,05,000 लिख दिया। कब लिख के दिया है? अभी हाल ही लिख दिया। अभी गए थे आप? हाँ, अभी 2 महीने एंट्री करी उसमें? हाँ, हाथ से लिख के दिया, एंट्री नहीं करी इसमें, कंप्यूटर से एंट्री नहीं हुई। कंप्यूटर से एंट्री करके नहीं दे रहा है। कितने का था आपका वो? 30,000 को खाली। और अब कितने का बता दिया? 2,05,000। 2,05,000। हाँ, और एंट्री करके नहीं दे रहे, हाथ से लिख के दे रहे हैं सिर्फ। कर्जा कब लिया था, क्या हुआ? बोलो जरा। तारीख नहीं बताई जाए कि कैसे कर्ज लिया तो कि कहते तुम आया था, 30,000 निकाला था कुछ। थाना माधवनगर टीआई ने कंचनपुरा, गणेशपुरा, किशनपुरा व अशोक नगर में जिला बदर आरोपियों के घर पर दबिश दी है। उज्जैन पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त के दौरान जहां एक और विभिन्न चौराहा पर चेकिंग की जा रही है, तो वहीं अलग अलग थाना पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपियों के घर पर दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में थाना माधवनगर पुलिस ने देर रात को थाने के अलग अलग क्षेत्र में दबिश दी। ये कार्रवाई थाना प्रभारी योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने कंचनपुर, गणेशपुरा, किशनपुरा, अशोकनगर और वाल्मीकि नगर क्षेत्र के जिला बदर आरोपियों के घर पर जाकर चेकिंग की। यहाँ परिजनों के बयान भी लिए गए। हालांकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई जिला बदर आरोपी नहीं मिला है। क्षीरसागर कुंड में बहादुरगंज निवासी 58 वर्षीय एक शख्स का शव मिला है। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। उज्जैन के बहादुरगंज क्षेत्र स्थित क्षीरसागर कुंड में एक शख्स का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल क्षीरसागर कुंड धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अति पवित्र माना गया है। जब यहां शुक्रवार को पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तत्काल पुलिस को सूचना की गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, वहीं शव की शिनाख्त भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बहादुरगंज निवासी 58 वर्षीय गोपाल साहू एक दिन पहले शाम को घर से निकला था, फिर रात्रि में घर नहीं लौटा। परिजनों ने मृतक की शिनाख्त कर ली है। वहीं पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मामले में थाना सेंटर कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शहर में 3 वारदात करना कबूला है। वहीं पुलिस ने चेन खरीदने वाले व्यापारी को भी हिरासत में लिया है। शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इधर पुलिस भी बदमाशों के पीछे लगी हुई थी, जिसके चलते पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश स्थानीय हैं, जिन्होंने पूछताछ के दौरान शहर में 3 चेन स्नैचिंग की वारदात करना कबूल लिया है, जिनकी निशानदेही से 3 चेन और देवास से चुराई गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने चैन खरीदने वाले व्यापारी को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी जयंत राठौर और गुरु शरण पाराशार भी मौजूद थे।
चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा हुआ, कितनी स्नैचिंग का खुलासा और क्या कुछ बरामद किया गया? विगत दिनों उज्जैन में लगातार 2-3 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा साहब ने थानों की टीम, साइबर की टीम, क्राइम की टीम उनको निर्देशित किया था, जिसमें हमारी टीमों ने काफ़ी मेहनत करके 2 चेन स्नैचर पकड़े हैं और एक को जो चेन स्नैचिंग का माल लेता था उसको पकड़ा है। तो विगत दिनों जो थाना माधवनगर, नानाखेड़ा और कोतवाली में जो चेन स्नैचिंग हुई थी, वो तीनों चेन हमारे द्वारा बरामद की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे और अपराधों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है और लगातार इसमें उज्जैन पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधी रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। जो अपराधी पकड़े गए हैं उनमें एक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको भी तस्दीक की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले में आज किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा मचाया। बैंक प्रबंधक द्वारा लिखित में कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देने पर नाराज किसान माने और घेराव समाप्त किया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों के साथ लोन के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों से लोन की राशि ले ली गई, लेकिन सोसाइटी में जमा नहीं की गई। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता लगने पर सैकड़ों किसान पिछले 3-4 दिनों से भरतपुर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज किसानों ने आज फ्री कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में बैंक पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया और महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव को उनके चैम्बर में घेर लिया। किसानों का कहना था कि सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और उनकी संपत्ति बेचकर किसानों को राशि दी जाए। बैंक महाप्रबंधक द्वारा 7 दिन में शिकायत का निराकरण किए जाने का लिखित में आश्वासन दिए जाने पर घेराव तो समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि यदि 7 दिनों में किसानों के खातों में रुपए नहीं डाले गए तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। वहीं महाप्रबंधक विशेष श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, वहीं उसके बैंक खातों को सीज भी कर दिया गया है। शासन में सेवा सहकारी संस्था लेकोड़ा में करोड़ों का गबन हुआ। किसान भाइयों के खातों में लोन डाल दिया, लाखों रुपए का लोन लिख दिया। जब किसान भाइयों ने पैसा लोन का जमा कराया, उस पैसे को खाते में जमा नहीं किया और जिन किसान भाइयों ने लोन लिया ही नहीं है उनके खातों में लोन डाल के वो पूरा का पूरा करोड़ रुपए का गबन कर दिया। और इस व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं। 2019 के बाद से जब परसों अधिकारियों का दल गया संस्था में, तो 2019 के बाद से संस्था में कोई रिकॉर्ड इन अधिकारियों को मिला नहीं। उसके बावजूद आज तक कार्रवाई के नाम पे शून्य, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। आज 700 किसान उस संस्था से जुड़े हुए हैं। 700 किसानों के खातों में लाखों रुपए डेबिट कर दिए और वसूली के लिए अभियान चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 50% भ्रष्टाचार की सरकार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये तो पूरा 100% भ्रष्टाचार। आज किस तरह का प्रदर्शन? आज क्या प्रदर्शन? आज किसान भाई आए थे यहाँ पर, इस मांग को लेकर आए थे कि आखिर हमारे पास मेरे नाम पे कितना आपने चुकाया, कितना मैंने जमा किया, आपने खाते में कितना डाला, कितना बाकी है। और इस पूरी व्यवस्था से अगर मैंने लोन चुका दिया है फिर भी मेरे खाते में दिया है तो उसका निराकरण 7 दिन के अंदर करेंगे, ऐसा लिखित में आश्वासन लिया है। 4 दिन पहले भी इन्होंने 3 दिन का वायदा किया था, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज लिखित में 7 दिन का आश्वासन दिया है। 7 दिन के अंदर अगर किसान भाइयों के खातों में पैसा जमा नहीं हुआ तो किसान भाई कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी किसान साथियों को साथ में लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और किसान भाइयों के खाते में राशि जमा हो यह सुनिश्चित करेगी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। तब तक के लिए नमस्कार।